नमस्कार। बिहार में एक बार फिर सरकार बदल गई, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। ऐसा पिछले 11 सालों में चौथी बार हुआ है कि सरकार तो बदलती है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। चारों बार नीतीश कुमार ने पाला बदलने के लिए जो भी कारण गिनाए, वह किसी के समझ में तो नहीं आए। लेकिन उन्हें नया पार्टनर ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई, बल्कि यूं कहें कि पुराने साथी को दगा देने से पहले उनके लिए नया साथी तैयार मिलता था। ऐसा क्यों होता है बिहार की राजनीति में, इस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले नीतीश के पाला बदलने के इतिहास पर नजर डालते हैं। 2005 से 2013 तक बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब आडवाणी का दौर था और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। मोदी को नीतीश सांप्रदायिक मानते थे। 2009 में एनडीए की रैली में मोदी ने मंच पर नीतीश से हाथ मिलाया था और इससे नीतीश काफी नाराज हो गए थे। लेकिन सरकार चलती रही। 2013 में जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया, नीतीश कुमार ने बीजेपी से पाला बदलकर लालू, जो उस समय उनके धूल विरोधी थे, उनके पास चले गए। नीतीश ने तब सांप्रदायिकता का बहाना बनाया था, लेकिन जानकारों का मानना है कि जैसे ही बीजेपी ने मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया, इससे उनके पीएम बनने की महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह गई। इसलिए वह विपक्षी खेमे में चले गए। उनका आकलन था कि 2014 में अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो वह विपक्ष की तरफ से पीएम पद के दावेदार हो सकते थे। खैर, 2014 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने भारी जन समर्थन से सरकार बनाई। 2017 तक सरकार ठीक चली, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने दबंगई फिर से शुरू कर दी थी, जिससे नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाले छवि पर दाग पड़ना शुरू हो गया था। बीजेपी ने जंगल राज का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे में नीतीश फिर से एक बार पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए। 2019 के चुनाव हुए, जिसमें एनडीए को भारी बहुमत मिला। लेकिन फिर आया 2020 का चुनाव। उस समय जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन एनडीए के तीसरे दल एलजेपी ने जेडीयू का विरोध करना शुरू कर दिया। चिराग पासवान ने चुन चुनकर उन सीटों पे उम्मीदवार उतारे जहां पर से जेडीयू का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था। हालांकि चिराग पासवान को सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी सीटों की संख्या घटकर 43 रह गई। ऐसे में नीतीश कुमार को यह बात बहुत खली और उन्हें लगा कि अब बीजेपी उनके ऊपर हावी होने लगी है। ऐसे में 2022 में एक बार फिर वह पाला बदलकर और लालू यादव के पास जा पहुंचे। अब जानकारों को ऐसा लगता था, राजनीतिक विश्लेषकों को यह लगा था कि यह अंतिम बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। लेकिन जो पिछले एक हफ्ते में हुआ, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। अचानक नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी प्यारी लगने लग गई, अच्छी लगने लग गई और अब फिर से वह उसके साथ सरकार में शामिल हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बार नीतीश के पाला बदलने की वजह क्या रही। खुद नीतीश कुमार ने पूरे देश में घूम घूम कर इंडिया गठबंधन को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनको ये लगा था कि वह इससे पीएम पद के दावेदार बन सकते हैं विपक्ष की ओर से। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रीय दलों को भी यह मंजूर नहीं था। अब जब जनवरी इस महीने जनवरी में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें सीपीएम की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाए इंडिया गठबंधन का, तब राहुल गांधी ने कुछ आनाकानी करी और इसको लेकर नीतीश कुमार राहुल गांधी से, कांग्रेस से काफी नाराज हो गए और इस कारण से वह वापस
उसी गठबंधन को, जो गठबंधन खुद उन्होंने बनाई थी, उस गठबंधन को तोड़कर और बीजेपी के पास चले गए। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को क्या खास फायदा मिला? अगर वो विपक्ष में रहते, तब भी कम से कम मुख्यमंत्री तो बने ही रह सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल सभी पार्टियों के लिए सबसे अहम टेस्ट है या परीक्षा की घड़ी है, वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। और नीतीश कुमार को यह लगने लगा था कि बीजेपी के राम लहर में हो सकता है कि उनकी सीटें घट जाएं। ऐसे में उन्होंने खुद पाला बदला और बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, ताकि उनको जो 15 या 16 सीटें मिल सकती हैं, वह शायद मिल जाएं। यह तो रही जेडीयू की बात। लेकिन बीजेपी क्यों बार बार नीतीश कुमार पर भरोसा कर रही है, जबकि पहले भी 2 बार वह बीजेपी को धोखा दे चुके हैं? अब इसका अभी स्पष्ट फायदा बीजेपी को क्या है, यह कह पाना तो अभी मुश्किल है। लेकिन यह चीज तय है कि बीजेपी को जो सबसे बड़ा फायदा होता दिख रहा है, वह यह कि इंडिया गठबंधन का टूटना, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत विपक्ष, एक जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन एक मजबूत विपक्ष का रूप ले रहा था, वह अब कमजोर पड़ गया है। पहले ममता बनर्जी और फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह कांग्रेस को सीटें देने वाले नहीं है। ऐसे में जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, तो यह एक छवि जो लोगों के बीच में जा रही है, वो यह कि इंडिया गठबंधन अपने आप में बहुत कमजोर है, इन आपसी फूट है। यानी कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए कोई भी मजबूत विपक्ष खड़ा नहीं है। बीजेपी को भी एक यह फायदा ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू के साथ आने से उन्हें थोड़ी आसानी हो सकती है। और जो बीजेपी ने 400 सीटों का एक लक्ष्य रखा हुआ है, वह उसमें बिहार की 40 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। और इससे हो सकता है, उन्हें लगता है बीजेपी को कि इससे कम से कम जो 40 में से कम 35 या 36 सीटें एनडीए जीत सकती है। अब करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की बात। राष्ट्रीय जनता दल, आज तेजस्वी यादव ने जो बात कही, वो ये मुख्य रूप से उनका ये इस बात पे जोर था कि पिछले जो 17 महीनों में सरकार ने काफी अच्छा काम किया है और इसका श्रेय उन्होंने खुद लिया। उनका ये कहना है कि 17 महीनों में उन्होंने नीतीश कुमार से वो सारे काम करवाए जो 17 साल में नीतीश नहीं कर पाए थे। इनमें लगभग 2 लाख लोगों को नौकरियां देना, और उनका ये दावा है कि पिछले 17 महीनों में बिहार में शिक्षा के स्तर में और स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में काफी सुधार आया है। अब ये बात सबको पता है कि बिहार में लालू राबड़ी का राज जंगल राज माना जाता था। आज भी राजद की छवि वही है कि जंगल राज, इनके आने से हो सकता है अपराध बढ़ जाएं, हो सकता है जो मतलब इस तरह से जो एक अराजकता वाला माहौल है वो फिर वापस आ जाए। ऐसे में तेजस्वी यादव ने विकास की बातें करके, नौकरियों की बातें करके, स्वास्थ्य सेवाओं की, शिक्षा की बातें करके, अब वो ये चाहते हैं कि जो जंगल राज की छवि है राजद के लिए, वह बिहार के लोगों के मन से वह छवि दूर हो जाए। अब क्या ऐसा हो पाएगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। यह अगले चुनाव में लोग आरजेडी को कितना समर्थन देंगे, इससे स्पष्ट होगा कि क्या लोग आरजेडी के जंगल राज वाली छवि को भुलाने के लिए तैयार हैं या नहीं। एक आखिरी बात, बिहार में ऐसा क्यों होता है कि नीतीश कुमार, जो एक तरह से तीसरे नंबर की पार्टी है, वह मुख्यमंत्री बने रहते हैं, और बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं, जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और आरजेडी, वह उनके भरोसे रह जाती हैं। ऐसा इसलिए है कि बिहार की राजनीति 3 धुरी वाली हो गई है, जिसमें 3 प्रमुख पार्टियां हैं। जो कोई भी 2 पार्टी आपस में मिल जाए तो वह सरकार बना सकने की स्थिति में होती हैं और तीसरे को हरा सकती हैं। लेकिन अकेले कोई भी दल सरकार बनाने के लायक वोट नहीं ला सकता। अब ऐसे में चूंकि आरजेडी और बीजेपी में वह एक तरह से वो 2 विपरीत धुरी हैं जो आपस में कभी मिल नहीं सकते। इस वजह से जेडीयू जिसके साथ भी चाहे मिलकर सरकार बना लेता है, और जिसको चाहे उसको जब उसकी इच्छा होती है तभी उसको छोड़ सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों आपस में मिलकर तो सरकार बनाएंगे नहीं।
अब इस स्थिति से छुटकारा कब मिलेगा बिहार? इस स्थिति से छुटकारा तभी मिल सकता है जब बिहार में से आरजेडी या बीजेपी दोनों में से कोई भी पार्टी अपने बूते पे कम से कम 110 सीटें लेके आ जाए। अगर 110 सीटें किसी एक पार्टी के पास होगी तो वो बाकी की 12-13 सीटें जो चाहिए होती हैं बहुमत के लिए, वो छोटी पार्टियों से ले सकती हैं। बाकी उन्हें जनता दल यूनाइटेड पर मतलब भरोसा करने की या उनके भरोसे रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक इनमें से कोई एक पार्टी 110 सीटों के आसपास लेके नहीं आता, तब तक जेडीयू और नीतीश पर भरोसा करना ही पड़ेगा।